तो सबसे पहले हमारे पास है क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम in days, normally in days that a crop takes from the instance of its sowing to harvesting। क्रॉप पीरियड जो होता है वो टोटल टाइम होता है जो कि क्रॉप को चाहिए होता है उसकी सोइंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक, मतलब उसके बोने से लेके उसकी काश्तकारी तक। टोटल जो टाइम होता है ये क्रॉप पीरियड होता है। ये सबसे ज़्यादा टाइम होता है, ये बेस पीरियड से ज़्यादा होता है। और बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड वो टाइम होता है जब आप पहली दफ़ा फसलों को पानी देते हो एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग एंड द लास्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग से पहले जो पानी दिया जाता है वहाँ तक जो टाइम होता है वो बेस पीरियड होता है। और ये क्रॉप पीरियड से कम होता है। क्रॉप पीरियड जो है वो टोटल टाइम होता है जो कि क्रॉप लेती है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। उसके बाद जो है वो डेल्टा ऑफ क्रॉप्स आ जाता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो है वो बेसिकली डेप्थ ऑफ वाटर होती है जो कि क्रॉप को चाहिए होती है ड्यूरिंग बेस पीरियड। फर्स्ट वाट बेस पीरियड को आपने पहले देख लिया है कि जो फर्स्ट वाटरिंग होती है क्रॉप्स की एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग एंड द लास्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग। तो ये आपका बेस पीरियड होता है इसके दरमियान। और इस बेस पीरियड के दौरान जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है क्रॉप को यूनिट एरिया में, उसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ क्रॉप्स। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेच्योरिंग द क्रॉप्स। तो डेल्टा किसके बराबर होगा? अगर वॉल्यूम एकड़ फीट में है, एकड़ फीट यूनिट है वॉल्यूम का, उसको आप डिवाइड कर लें एरिया के साथ, एरिया का यूनिट एकड़ है, तो आपके पास डेल्टा आ जाता है डेप्थ। ठीक है। इसका यूनिट जो है वो फीट होता है और एसआई यूनिट में इसका मीटर होता है। उसके बाद जो है वो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर है। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टर्स या एकर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड for full growth of a given crop by supply of 1 meter cube per second or 1 feet cube per second of water continuously during the entire base period। ये इसकी डिफाइन इसको किया हुआ डेफिनेशन है ड्यूटी की। मतलब है इसका यूनिट जो होता है वो हेक्टर ओवर क्यूमिक्स होता है। क्यूमिक्स डिस्चार्ज का यूनिट है और हेक्टर जो है वो आपका एरिया का यूनिट है। तो ये बेसिकली रेशियो होती है जो कि आपके यूनिट डिस्चार्ज से जितना एरिया आपका इरिगेट करता है, तो उस एरिया की और डिस्चार्ज की रेशो लेंगे तो वो आपके पास ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर आ जाएगा। इसका यूनिट जैसे मैंने बताया है हेक्टर्स ओवर क्यूमिक्स होता है, एरिया ओवर डिस्चार्ज। उसके बाद हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड का। ड्यूटी को जो है हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा को हम ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और बेस पीरियड जो है वो हमारा डी होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी ओवर डी, ये कैसे आता है, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ऐसी क्रॉप है जिसका बेस पीरियड जो है वो बी है, बी डेज। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू दिस क्रॉप ड्यूरिंग बी डेज वो कैसे आ जाएगा? डेज को आपने डेज को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे आप कन्वर्ट करते हैं? डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मल्टीप्लाई बाय 60, और ये 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो जब आप 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो डे से आपका आ जाएगा सेकंड, क्योंकि एक डे में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये डे को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 86400 बी। ये क्लियर है? यहाँ ये वाला यूनिट करवाइए।
सर दोबारा बता रहे हैं। ये क्लियर है? सर दोबारा बता दें एक दफ़ा। अच्छा अच्छा, ये बेसिकली हमने डेज को करना है कन्वर्ट सेकंड में। तो एक डेज में 24 घंटे होते हैं, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई बाय 24 किया। फिर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया। फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो ये सेकंड में आपका आ गया। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया 86400। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी देखी है कि ये बेसिकली एरिया ओवर डिस्चार्ज होता है। तो एरिया को अगर आप हेक्टर में लेते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वेयर इरीगेटेड बाय 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर बी डेज इरीगेट D हेक्टर्स। कितने वो मीटर स्क्वेयर करेगा? 10 raised to power 4 मीटर स्क्वेयर ऑफ लैंड। ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टर जो बराबर होता है वो 10 raised to power 4 मीटर स्क्वेयर के इक्वल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने डेप्थ टोटल देयरफॉर टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप पर यूनिट एरिया निकालनी है। तो डेप्थ हमारे पास कैसे आएगी? अगर आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एरिया के साथ तो आपके पास डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो आपका ये आपने पहले इसको निकाला है 86400 बी, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। एरिया आपने ये निकाला 10 raised to power 4, क्योंकि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 raised to power 4, 10 raised to power 4 मीटर स्क्वेयर होता है। तो ये दोनों को आपने डिवाइड किया, तो आपके पास फिर डेल्टा क्या आ गया? 8.64। क्योंकि ये 10 raised to power 4 नीचे है ना, तो ये जब डिवाइड करेगा तो 8.64 आ जाएगा। 8.64 D/D, ये आपका है SI यूनिट में रिलेशनशिप, मीटर में। सेंटीमीटर में करेंगे तो 864 D/D हो जाएगा। इसमें कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, क्योंकि इसके अक्सर एग्जाम्पल भी होती है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं डेल्टा बेस और ड्यूटी के आपस में। तो ये आप इसको क्लियर कर लें कि ये कैसे आया। इसमें बी जो है वो बेस पीरियड है, उसका यूनिट डेज में होता है नॉर्मली। डी जो है वो उसकी डेप्थ है, टोटल डेप्थ। इसका यूनिट जो है वो डेल्टा जिसे कहते हैं, ये मीटर में होता है डेल्टा। और ये डी जो है ये ड्यूटी है। ये क्लियर है? इसको रिलेशनशिप को कोई इधर से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बताएं। ये सर क्लियर है। चलो ठीक। अच्छा, उसके बाद ड्यूटी को हम फुल सप्लाई फैक्टर भी कहते हैं। जब आपके पास चैनल अभी प्रपोज्ड होता है, मतलब अभी उसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई होती, तो प्रपोज जब होता है तब हम ड्यूटी को कहते हैं कि ये फुल सप्लाई वेक्टर है। जब आपका चैनल बन जाता है, उसमें वाटर फ्लो कर लेता है, जो तो एक्चुअल जो कंडीशन होती है उसको फिर हम कहते हैं कि ये ड्यूटी है। ठीक है, तो फुल सप्लाई वेक्टर जो होता है ये यूज़ होता है प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए, और ड्यूटी जो है वो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्टेड चैनल होता है उसके लिए हम ड्यूटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ये क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कल्चरल एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग अ बेस पीरियड और एनुअली। इसका मतलब यह है कि सालाना या बेस पीरियड में जितना आप कल्चरेबल एरिया इरिगेट करते हो उसकी परसेंटेज को इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास लैंड है जो कि 50% जो है वो कल्चरेबल है। मतलब कल्चरेबल का मतलब ये है कि 50% पे आप काश्त कर सकते हो, लेकिन आपने जो है वो 25% पे फसलें जो है वो उगाई हैं, इरिगेशन की है। तो वो जो 25% होगा वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगी। और उसके बाद आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या कल्टीवेशन इंटेंसिटी। इट इज टू दिस परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ पार्टिकुलर क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू कल्चरेबल कमांड एरिया। ये एरिया में बात हो रही है कि जो आपने एक मखसूस फसल उगाई है उसके एरिया की जो परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू कल्चरेबल कमांड एरिया, तो उसको आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी या कल्टीवेशन इंटेंसिटी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है क्रॉपिंग पैटर्न। इट मीन्स हाउ मैनी क्रॉप्स एंड हाउ मच एरिया
अच्छा एक मिनट ये, हाँ मतीन क्या कुछ क्वेश्चन है कोई? नो सर नो, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? इट मींस हाउ मैनी क्रॉप्स एंड हाउ मच एरिया फॉर अ क्रॉप इज बीइंग कल्टीवेटेड, कि कितनी फसलें और कितने एरिया पे आपने एक क्रॉप को कल्टीवेट किया है, उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस क्लियर हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन रेज करें। इसके बाद जो है वाटर अलाउंस आ जाता है। वाटर अलाउंस क्या होता है? इट इज़ द डिस्चार्ज इन क्यूसिक रिक्वायर्ड टू इरिगेट 1000 acre of an area, and is expressed in cusic per 1000 acres or cubics per 100 hectare at outlet head, distributed head और main canal head। वाटर अलाउंस वो डिस्चार्ज होता है जो आपका 1000 एकड़ के एरिया को इरिगेट करता है। तो उस डिस्चार्ज को जो क्यूसिक में होता है वो आप वाटर अलाउंस कहते हैं। क्यूसिक का मतलब ये है कि डिस्चार्ज की वैल्यू आपने लेनी है फीट क्यूबिक फीट पर सेकंड में, फीट क्यूब पर सेकंड में, और जो एरिया है वो 1000 एकड़ में लेना है। तो इसके यूनिट बनेंगे क्यूसिक पर 1000 एकड़। तो अगर आप क्यूमिक्स में लेंगे, एसआई यूनिट में लेंगे, तो उसका एरिया जो बनेगा वो हेक्टर बनेगा। तो क्यूमिक्स पर 100 हेक्टर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट इसका। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होगी? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वाटर delivered to the farmer by conveyance system to the water introduced into the canal at source। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी बेसिकली ये है कि जो आपका सोर्स है वहाँ से लेके जो आपके आउटलेट पे जो डिस्चार्ज आ रहा है उन दोनों की रेशो लेनी है। क्योंकि आपको पता है कि जब पानी फ्लो करेगा तो रास्ते में जो वीड होती है उसकी वजह से भी पानी का लॉस होगा, और एवेपोरेशन की वजह से भी होगा, उसकी रफनेस की वजह से भी होगा, चैनल का सीपेज भी होगा। तो आपका वो डिस्चार्ज जो सोर्स देगा वो आपका एट दी आउटलेट आपको नहीं मिलेगा, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिडक्शन होगी। तो जब आप रेशो लेंगे तो वो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी कि कितना आपका डिस्चार्ज जो है वो अपने आउटलेट पर पहुंचा है। और उसके बाद हमारे पास ये तीन एरिया होते हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो ग्रोस कमांड एरिया है, एक कल्चरेबल कमांड एरिया है, और एक जो है वो नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया है। तो ग्रोस कमांड एरिया जो है वो टोटल एरिया होगा जो कि आपके चैनल जिससे इरिगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, it is the total amount of area which needs to be irrigated। It also includes the area which cannot be cultivated, for example villages, roads, utility etc। तो मतलब केनाल जो रन कर रही है उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ से वाटर आप दे सकते हैं वो आपका टोटल ग्रोस कमांड एरिया आ जाता है। चाहे उसमें विलेजेस भी हो सकते हैं, रोड भी, यूटिलिटी भी, सिर्फ क्रॉप्स नहीं होंगी उसमें। इसके अलावा ये क्रॉप्स के अलावा यही चीज़ भी होंगी। तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है? Is the effective area which is cultivable or the area that is cultivated out of gross command area। ग्रोस कमांड एरिया मतलब टोटल एरिया में से जो आप कल्टीवेट कर सकते हो, वो कल्टीवेट वाला जो एरिया होगा वो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया होगा, कि जहाँ पे कल्टीवेशन आप पॉसिबल ही है, आप पॉसिबल कर सकते हो, तो वो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया है। उसके बाद नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया है। तो ये इट इज़ द एरिया विच इज़ नॉट कल्टीवेटेड, ये वो एरिया जो आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, मतलब उस पर कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हम नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया कहते हैं। तो कल्चरेबल कमांड एरिया किसके बराबर होगा? ग्रोस कमांड एरिया में से आप माइनस कर देंगे नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया। नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया तो आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल करनी है हमने, उसके बाद ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 7 मिनट हैं, तो हम देखते हैं कि उसको इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सॉल्व। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड आउट दी कैपेसिटी ऑफ द रेजर्वायर इफ़ इट्स कल्चरेबल एरिया 65,000 हेक्टर है। अच्छा, ये जो है 65,000 हेक्टर है इसका कल्चरेबल एरिया, ठीक है। ये मैंने नोट में भी लिखा हुआ है कि ये कल्चरेबल एरिया जो है वो 65,000 है।
क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये 6500 लिखा हुआ है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ये 65,000 है। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि फाइंड आउट दी। मतीन कोई क्वेश्चन है या वैसे ही हाथ लग रहा है? सर आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, ये इस स्लाइड पे कट के आई है, पिछली स्लाइड पे? नहीं इसी पे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं ये दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो जाए कंप्लीट, क्योंकि ये 6 मिनट रहते हैं, अब उसमें अटेंडेंस भी लगानी है, तो फिर ठीक है दोबारा आप ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से। जी ठीक हो गया सर, कर करें।